हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे अराउंड में, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। कैसे आप लोग पहचानेंगे ये प्योर मैटर है, कैसे आप लोग पहचानेंगे ये इम्प्योर मैटर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैटर क्या होता है इसकी बात हम लोग कर चुके थे चैप्टर नंबर 1 में। आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया था, मैटर क्या होता है, मैटर की अलग अलग स्टेट के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर ले, चैप्टर नंबर 1 का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है वो प्योर है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज प्योर मैटर। कैसे हम लोग पहचानेंगे ये वाला मैटर बिल्कुल प्योर है या इम्प्योर है। जैसे आप लोग बोलोगे कि सर मैं मार्केट से है ना जूस लेकर आया, उस जूस की बोतल पे लिखा हुआ था प्योर, तो सर ये प्योर है। या सर मैं मिल्क लेकर आया, मिल्क वहां पर लिखा हुआ था प्योर, तो ये प्योर है। नहीं दोस्तों, एक्चुअली में एक कॉमन इंसान क्या समझता है प्योर का मतलब, कि उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि कोई भैंस है या कोई गाय है, गाय से आपने क्या लिया, दूध लिया। अगर आपने इसमें दूध में कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया तो आप लोग बोलोगे प्योर मिल्क है। लेकिन एक्चुअली में प्योर या इम्प्योर की डेफिनेशन कुछ और ही है साइंटिस्ट के अनुसार। हाँ, नॉर्मल इंसान ये समझता है कि अगर उसमें कुछ मिलावट नहीं हो तो उसको प्योर बोल दूंगा, नहीं। एक्चुअली बताऊं, ये मिल्क भी आपका प्योर नहीं है। ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। क्या आपको पता है मिल्क में क्या क्या होता है? मिल्क में वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, अलग अलग विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो मिल्क भी आप लोगों का प्योर नहीं है। ये आपका एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। तो समझ में आ रहा है, प्योर किसको बोलोगे? मिल्क को आप लोग प्योर नहीं बोलोगे। फिर सर हम लोग प्योर किसको बोलोगे? देखो मैं आपको बताता हूं, चलो ये समझो, क्या ये प्योर है क्या? थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम अपने लेवल पे समझने की, प्योर किसको बोलेंगे, इम्प्योर किसको बोलेंगे। ये आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ है, तो केवल आयरन है ना, इसमें और कुछ चीजें तो मिली हुई नहीं, सिंपल आयरन है। तो आप लोग इसको क्या बोल दोगे? प्योर बोल दोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी आप लोगों का मैटर होता है ना, जो भी आपका मैटर होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक तो प्योर और एक आप लोगों का इम्प्योर। ठीक है, जो प्योर होता है ना, प्योर मैटर, उसे ही हम लोग प्योर सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, शुद्ध पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मैटर प्योर है या नहीं है, मतलब कौन सा मैटर प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, कैसे हम लोग पहचाने? इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अगर कोई भी मैटर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है। दोस्तों, गोल्ड किससे मिलकर बना हुआ है? गोल्ड के बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। हम बात करेंगे आगे जाके कि एटम किसको बोलते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उन्हीं को हम लोग एटम बोलते हैं। तो गोल्ड किससे मिलकर बना हुआ है? गोल्ड के बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक ही टाइप के आप लोगों के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसको क्या मैं प्योर सब्सटेंस बोल दूं क्या? बिल्कुल सर, इसको आप लोग प्योर सब्सटेंस बोल दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर को कैसे समझा था कि ये सॉलिड स्टेट का है, ये लिक्विड स्टेट का है, ये गैस स्टेट का है। लेकिन इस बार हम लोग उसको प्योरिटी के आधार पर देखेंगे कि कुछ कौन सा मैटर प्योर है, कौन सा प्योर नहीं है। आइए, तो देखिए दोस्तों, जो मैटर होता है ना, इसका हम लोग बेसिकली केमिकली क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आप लोग बोलोगे कि ये प्योर है या नहीं है। तो मैटर आप लोगों का दो टाइप का होता है, एक तो प्योर मैटर जिसे आप लोग प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, हिंदी में शुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। एक होता है इम्प्योर। इस इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। तो आराम से एक एक चीज समझेंगे, पहले ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, उसके बाद में आएंगे हम लोग यहां पर। समझ में आ गई बात को? ठीक है, चलो। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं क्या, कैसे पहचाने? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, समझो मेरी बात को, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो अगर अभी आपको यह पता पड़ जाए कि एलिमेंट कैसे पहचाने, या आपको यह पता पड़ जाए एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना प्योर सब्सटेंस को बताना। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब सर पहचाने कैसे एलिमेंट? एलिमेंट किसको बोलोगे? जो किसी से मिलके नहीं बना हो,
जो सबसे सिंपल फॉर्म हो। जैसे आप लोग मुझे बताओ NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, क्या ये किसी से मिलके बना हुआ है क्या? बिल्कुल सर, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। ये मुझे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये किसी से मिलके बना हुआ है क्या? बिल्कुल सर, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो एलिमेंट आप लोग किसको बोलोगे? जो किसी से मिलके नहीं बना हो। एग्जांपल बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट है जो किसी से मिलके नहीं बनते। सबसे सिंपल इनको क्या बोलोगे आप लोग? एलिमेंट बोलोगे। समझ में आ गई बात को? एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? ठीक है। बात आती है सर कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं जो कम से कम दो टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हो। क्या ये आपका एक कंपाउंड है क्या? कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। मुझे बताइए H2O, क्या ये कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए और एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे ये अमोनिया ले लो, क्या ये कंपाउंड है क्या? बिल्कुल, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। तो कंपाउंड का एक क्राइटेरिया क्या है? जो कम से कम दो टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हो। ठीक है सर, और दूसरा तरीका बताइए पहचानने का। दोस्तों, जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो। फिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 होगा क्या? बिल्कुल, एक फिक्स रेशियो है ना हमेशा। जैसे H2O, ये जो पानी है, चाहे आप लोग बारिश का पानी ले लो, चाहे आप लोग किसी नदी का पानी ले लो, चाहे किसी समुद्र का पानी ले लो, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही होगा क्या? ठीक है। तो कंपाउंड किसको बोलोगे? जो आप लोगों का कम से कम दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हो। साथ में दूसरा क्या है? जिनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो। तीसरा क्या है? आप लोग इसको फिजिकली अलग नहीं कर सको। जैसे जैसे ये कंपाउंड है, क्या इसका हाइड्रोजन अलग कर सकते हो क्या? क्या ऑक्सीजन अलग कर सकते हो क्या? नहीं, आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ऐसे अलग नहीं कर सकते आप लोग। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हल्दी में मिला दिया थोड़ा सा चीनी, हल्दी और चीनी मिला दी, क्या ये आपका कंपाउंड है क्या? सर, हल्दी में चीनी मिला क्या जरूरी है क्या 100 ग्राम हल्दी में 50 ग्राम ही चीनी मिलेगी? क्या कोई फिक्स रेशो है क्या कि 10 ग्राम हल्दी में 5 ग्राम ही चीनी मिलेगी? क्या कोई फिक्स रेशो है क्या? नहीं सर, कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो ये आपका क्या है? कंपाउंड नहीं है, ये एक क्या है? मिक्सचर है। समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आई होप आप समझ गए होंगे एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो आप लोगों के क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें से कुछ होते हैं मेटल, कुछ होते हैं नॉन मेटल, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है मेटल की, कुछ पाई जाती है नॉन मेटल की, तो उसको हम लोग मेटलॉइड बोल देंगे। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स को आप लोग मेटल बोलोगे, कुछ को नॉन मेटल बोलोगे, कुछ को मेटलॉइड बोलोगे। तो कैसे पता पड़ेगा ये मेटल है या ये नॉन मेटल है? सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने पानी में नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, पानी में नमक, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। नमक का जो हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, वो सोडियम क्लोराइड होता है, फॉर्मूला ये होता है। तो आपने पानी में मिला दिया नमक, तो क्या है ये? कंपाउंड है या मिक्सचर है? आप लोग बोलोगे सर ये कंपाउंड है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने बोला कैसे? सर देखो, ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। लेकिन मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम में आपका नमक मिलेगा? क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या? नहीं सर, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ये एक मिक्सचर है, एक कंपाउंड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मिक्सचर भी आपके दो टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, एक ग्लास पानी लिया। ठीक है, एक ग्लास आपने क्या लिया? पानी लिया। ध्यान से आप लोग समझिए, पानी लिया, पानी में आपने क्या डाला? थोड़ा सा नमक डाला और अच्छे से घोल दिया आपने। आप लोग क्या देखते हो कि यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर, आपको सभी जगह एक जैसा नजर आता है, एक जैसा नजर आता है। ऐसे मिक्सचर को आप लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर।
अब आपने क्या लिया, पानी में आप लोगों ने क्या डाल दी, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। पानी में क्या डाली, मिट्टी डाली। ये आपके पास में एक ग्लास में पानी था, इसमें थोड़ी सी आपने मिट्टी डाली है। दोस्तों आप लोगों ने इसको अच्छे से घोल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप लोग देखते हो मिट्टी आपका थोड़ा सा नीचे बैठ गई, ऊपर मिट्टी काफी कम है। तो यहां का मिक्सचर आपको अलग नजर आएगा, यहां का अलग नजर आएगा, तो एक जैसा नहीं है ना। ऐसे मिक्सचर को आप लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको बोलोगे, मिक्सचर किसको बोलोगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। आइए समझते हैं दोस्तों एलिमेंट क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको समझा है, इसको और समझते हैं। देखो एलिमेंट आप लोग किसको बोलते हो, मतलब जिसको आप लोग कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको और आप लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन को और क्या ब्रेक करोगे, चलो अमोनिया का तो समझ में आया, इसको ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, लेकिन इस बेचारे को अलग से क्या ब्रेक करोगे। मैग्नीशियम है, इस बेचारे को अलग से क्या ब्रेक करोगे। सोडियम को, इस बेचारे को और क्या ब्रेक करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो एलिमेंट किसको बोलते हो, जिसको आप लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। अब सर ये जो डेफिनेशन आपने लिखी ना, एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब जिसके रिएक्शन करा के और सिंपल आप लोग नहीं तोड़ सकते, उसको एलिमेंट बोलते हो। सर ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आपकी एनसीईआरटी में एक चीज और बताई गई है कि यार ये जो टर्म है, ये एलिमेंट, ये वर्ड दिया किसने, ये टर्म किसने दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म दिया था, ये वर्ड किसने दिया था, एलिमेंट, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। ठीक है, एक चीज मैं बताऊं, इसके एग्जांपल बताओ। अरे अभी हम लोग आगे चल के पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, या कभी आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल में जो भी है ना, सारे के सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास में। तो इसके सभी के मतलब इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं यार, 118 एग्जांपल है इसके। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कि कुछ एलिमेंट्स आप लोगों के होते हैं मेटल, कुछ होते हैं नॉन मेटल, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो पाई जाती है मेटल की, कुछ पाई जाती है नॉन मेटल की, उनको आप लोग बोल देते हैं मेटेलॉइड। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें से कुछ आपके मेटल होंगे, कुछ आपके नॉन मेटल होंगे, कुछ आपके मेटेलॉइड होंगे। अब सर पहचाने कैसे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, अभी मैं आपको बताता हूं, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे मेटल के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो क्या आप। सर आयरन एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल के एग्जांपल्स बता सकते हो जी सर, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, और बताओ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और मेटेलॉइड के कुछ एग्जांपल ये हो गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। लेकिन सर हम लोग पहचाने कैसे, हम पहचाने कैसे, ये बताओ। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहचानने के कई तरीके हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक लड़का है, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, हमको पता है। अब आप कैसे पहचानोगे, आपको कैसे पता पड़ेगा वो पढ़ाई नहीं करता। दो तीन तरीके हैं, एक तो सुबह से शाम उसको नोट करो, आप लोग नोटिस करो, आप लोग देखोगे सर सुबह से शाम तो घूमता रहता है, पढ़ाई कैसे करेगा ये। ठीक है, एक तो ये तरीका है, सुबह से शाम नोट कर लो। एक तरीका ये है उसका, उसके ना, आप सुबह से रात उसको नहीं देख पा रहे तो उसके पेरेंट्स से जाके पूछ लो, वो बता देंगे। या तीसरा तरीका क्या है, आप लोग उससे जाके कुछ क्वेश्चंस पूछ लो उसके एग्जाम से संबंधित, अगर वो बता पा रहा है इसका मतलब पढ़ाई करता है, अगर नहीं बता पा रहा है उसका मतलब नहीं पढ़ाई करता। सिमिलरली दोस्तों, कोई एलिमेंट मेटल है या नहीं है, ये पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कुछ तरीके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग बताएंगे कि पता कर पाएंगे कि यार ये मेटल है, ये आप लोगों का नॉन मेटल है, ये आपके मेटलॉइड है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इनका अपीयरेंस, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो देखने में थोड़े से क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे आप लोग गोल्ड को देखोगे थोड़े शाइनी होते हैं ना, सिल्वर देखोगे थोड़े शाइनी होते हैं, एल्यूमिनियम देखोगे शाइनी होते हैं, वो क्या है, मेटल है। जो नॉन मेटल होता है ना, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, थोड़ा सा डल होता है, डल, वो चमकीले नहीं होते, शाइनी नहीं होते। जो मेटेलॉइड्स होते हैं ना, कुछ मेटेलॉइड्स शाइनी होते हैं, कुछ आप लोगों के डल होते हैं। चलिए ठीक है सर, और बताइए। और हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी भी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने टीसी। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ईसी।
थर्मल कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये आयरन की एक रॉड है, जब आप लोग ये किनारा गर्म करते हो तो क्या ये किनारा भी गर्म हो जाता है क्या? इसका मतलब क्या है, आपने हीट तो यहां पर दी थी, हीट यहां पर भी पहुंच गई, यानी इसमें से हीट आराम से जा सकती है एक एंड से दूसरे एंड में, तो हम लोग बोलेंगे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो सकती है तो हम लोग बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है। कभी आपने देखा है क्या वुड के वायर, लकड़ी के तार देखे हैं क्या? नहीं, क्योंकि लकड़ी में करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ही नहीं कुछ। कभी आपने देखा पत्थर में करंट फ्लो हो सकती नहीं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ होती नहीं है। तो मेटल्स आप लोग किसको बोलोगे? मेटल जो होते हैं ना सर, इनमें ना थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। नॉन मेटल जो होते हैं ना, जनरली नहीं, उनमें आपको थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक्सेप्शन छोड़ो, भी हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आता है ग्रेफाइट के बारे में, तो अभी आप लोग ज्यादा ध्यान मत लगाओ। ठीक है दोस्तों, मेटल लोड की भी कंडक्टिविटी होती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मेटल्स की होती है। मेटल से कम होती है, और आप लोग बोल सकते हो नॉन मेटल से ज्यादा होती है। सर और तरीका बताइए पहचानने का? अरे बहुत सारे तरीके हैं यार, आप लोग डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के आधार पे भी पहचान सकते हो। सर ये डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी क्या होती है? दोस्तों अगर आप लोग किसी को खींच कर वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप लोग बोलोगे कि सर इसकी डक्टिलिटी अच्छी है। क्या आपने कॉपर के वायर देखे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि कॉपर को खींच के उसके वायर बनाए जा सकते हैं। आयरन के वायर देखेंगे? बिल्कुल देखें। गोल्ड के वायर देखेंगे? बिल्कुल सर। वो कम इसलिए देखते हो कि गोल्ड इतना महंगा होता है, कौन फालतू में तार बनाएगा, लेकिन तार बनाया जा सकता है। कभी आपने हाइड्रोजन का देखा है क्या? कभी ऑक्सीजन का वायर देखा है क्या? कभी नाइट्रोजन का वायर देखा है क्या? नहीं देखा सर। तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनमें डक्टिलिटी मिलती है, नॉन मेटल्स में नहीं मिलती। सर मेलेबिलिटी क्या होती है? दोस्तों अगर किसी को ठोक कर उसकी शीट बना पा रहे हो तो आप लोग बोलोगे यार इसकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम, खाना जो पैक करते हैं वो एल्यूमिनियम की फॉइल से करते हो ना, तो एल्यूमिनियम की कितनी पतली सी शीट आपने बना दी जिससे आप लोग खाने को रैप कर सकते हो, तो एल्यूमिनियम की आप लोग बोलोगे मेलेबिलिटी अच्छी है। सिमिलरली आपने आयरन की देखी होगी शीट, आपने मार्केट में कॉपर की शीट देखी होगी, तो जिनकी भी मेलेबिलिटी अच्छी है वो कौन है? मेटल है। तो मेटल्स कौन होते हैं सर? जिनमें डक्टिलिटी होती है, जिनमें मेलेबिलिटी होती है। नॉन मेटल जो होंगे ना, उनमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलेंगे आपको, मतलब उनके ना वायर आप लोग बना सकते हैं ना उनकी शीट आप लोग बना सकते हैं। जो मेटेलॉइड्स होते हैं ना, तो उनकी क्या होती है, ये भी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी शो नहीं करते हैं, या करते भी तो हैं, बहुत कम करते हैं। आई होप आपको कुछ तरीके पता लगा होगा जिससे आप लोग पहचान सके कौन मेटल है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड। वैसे आप लोग दोस्तों डायरेक्ट एग्जांपल्स भी याद रख सकते हैं। बाकी आपके और तरीके भी है कि जैसे जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये देगा, नॉन मेटल जब करेगा तो ये देगा। तो अभी वो रिएक्शन वाले चैप्टर में है, वो क्लास 10 में हमको पढ़ना है। अभी आई होप आपको बेसिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है सर, एलिमेंट्स क्या होते हैं मुझे अच्छे से समझ में आ गए। सर कंपाउंड क्या होता है ये बताइए। कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो, साथ में उनका एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या ये कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सर, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। सर हमेशा सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का रेशो 1:1 ही होगा। क्या दोस्तों सोडियम और क्लोरीन को आप लोग ऐसे अलग कर सकते हो कि हाथ लगा के सोडियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग? नहीं, कुछ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, फिजिकली आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते। और तरीका क्या है कंपाउंड को पहचानने का? जिनमें आपस में बॉन्ड हो, जैसे यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है, कुछ बॉन्ड है। ठीक है, तो कंपाउंड आप लोग किसको बोलोगे? कंपाउंड जो होता है ना, बेसिकली दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये ये क्या हो गया? ये कंपाउंड है। हम लोग बात करें ये, देखो दो एलिमेंट से मिलकर बन गया ना, ये क्या है? कंपाउंड है। हम लोग बात करें इसकी, ये क्या है? एक कंपाउंड है। समझ में आ गई बात को? कहीं कोई दिक्कत? अब देखो, आप मुझे बताओ, कोई बता सकता है कि H2O कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? सर हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से।
इन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, लेकिन H2O की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होगी हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक से, ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक से। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और समझाइए। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, नमक में चीनी को ऐड कर दिया। क्या ये मिक्सचर है या इसको कंपाउंड बोलोगे? क्या जरूरी है कि 10 ग्राम नमक में 1 ग्राम ही चीनी डलेगी या 10 ग्राम नमक में 5 ग्राम ही चीनी डलेगी? सर कोई फिक्स रेशो है ही नहीं, तो ये मिक्सचर है। और आप लोग अलग भी कर सकते हो चीनी को और नमक को, कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अलग अलग हो जाएगा। नमक बहुत बारीक होता है, छलनी से छल के नीचे आ जाएगा, चीनी ऊपर रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है। लेकिन दोस्तों जब इस मिक्सचर को आप लोग खाओगे तो आपको कैसा लगेगा? सर मीठा भी लगेगा, खारा भी लगेगा। यानी मिक्सचर जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है ना, जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती, मिल जाएगी आपको मिक्सचर में। लेकिन कंपाउंड जिनसे मिलकर बना हुआ है ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मतलब H2O की कैरेक्टरिस्टिक अलग ही है हमारी, प्यास बुझाता है। क्या हाइड्रोजन आपकी प्यास बुझा सकता है क्या? नहीं। क्या ऑक्सीजन अकेला प्यास बुझा सकता है क्या? नहीं। यहां पर नमक से खारापन लगता है, चीनी से मीठापन लगता है, लेकिन इसको जब मिक्स करके खाओगे तो आपको खारा भी लग रहा है, मीठा भी लग रहा है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कंपाउंड में और मिक्सचर में एक डिफरेंस और समझ में आया। मिक्सचर जिनसे मिलके बना होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको मिक्सचर में देखने को मिलेगी। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, एलिमेंट समझ गए, कंपाउंड समझ गए, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिक्सचर की। इसके एग्जांपल बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है। लो पानी में मिट्टी मिला दो, ये भी एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, हल्दी में चीनी मिला दो, ये भी एक मिक्सचर बन गया। और बताओ, हल्दी में आटा मिला दो, ये भी एक मिक्सचर बन गया। दोस्तों दूध जो आप पीते हो वो भी एक मिक्सचर ही है, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, बहुत सारी चीजें होती है। और आप लोग क्या वो फिक्स रेशियो में होते हैं कि नहीं? गाय के दूध में देखोगे तो क्या कोई चीज ज्यादा मिलेगी, भैंस के दूध में कोई और चीज ज्यादा मिलेगी, तो इसका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है। दोस्तों एयर 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 क्या है? ये भी एक मिक्सचर है बहुत सारी गैस का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की एयर में देखोगे तो हो सकता है ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा हो, भारत की एयर में देखोगे हो सकता है थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड हल्का सा ज्यादा हो। तो कोई फिक्स रेशियो नहीं है, सारे के सारे मिक्सचर है। अब क्या है, हमने दो एग्जांपल लिए। एक तो मैंने क्या लिया, पानी में मैंने क्या डाला? नमक डाला थोड़ा सा। पानी में नमक डाल के अच्छे से घोल दिया, अच्छे से घोल दिया। पानी क्या है? पानी में डाला नमक, तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट, विलायक बोलते हैं इसको हिंदी में, सॉल्वेंट। जिसमें घोलते हो, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको बोलता है सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट हिंदी में विले इसको बोलते हैं। तो आपने क्या डाला? पानी में नमक डाला, अच्छे से आपने घोला, घोल दिया। नमक के पार्टिकल का साइज को बहुत कम होगा, बहुत अच्छे से घुल गया, बहुत अच्छे से घुल गया, इतने अच्छे से घुल गया कि आपको यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर, यहां का मिक्सचर सब एक जैसा नजर आ रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे मिश्रण को आप लोग बोलोगे समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। आपने क्या किया? आपने डाला पानी में हल्की सी मिट्टी डाली, पानी में हल्की सी मिट्टी डाली और अच्छे से घोल दिया आपने। कुछ देर के बाद में देखते हो मिट्टी, मैक्सिमम मिट्टी नीचे बैठ जाती है, यहां पर कम रहती है। यानी यहां का मिक्सचर आपको अलग नजर आएगा, यहां का अलग नजर आएगा। अलग अलग नजर आ रहा है ना, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है ये भी समझ में आया। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, तो मिक्सचर आपका होता क्या है? जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। और ऐसा नहीं है कि इनको बनाने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ी, नहीं, ये बिना केमिकल रिएक्शन के बन जाते हैं। जैसे पानी में मिट्टी मिलाने के लिए कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी क्या? नहीं। हल्दी में चीनी मिलाने के लिए कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी क्या? नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिक्सचर और कंपाउंड में एक मेजर डिफरेंस क्या है? जैसे ये NaCl क्या है? ये कंपाउंड है। क्या इसमें क्लोरीन को अलग कर सकते हो क्या? या सोडियम को अलग कर सकते हो क्या? नहीं सर, रिएक्शन करवानी पड़ेगी, फिजिकली अलग नहीं कर सकते। जबकि इसको आप लोग अलग कर सकते हो।
छान लो, पानी आपका नीचे आ जाएगा, मिट्टी आपकी उसमें रह जाएगी झर में। सिमिलरली पानी में जो नमक मिला ना, इसको भी अलग कर सकते हो, भी बताऊंगा अलग अलग तरीके। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मिक्सचर जिन चीजों से मिलकर बना हुआ ना, उसको आप लोग सेपरेट कर सकते हो अलग अलग मेथड से। अभी सब मेथड्स के बारे में समझेंगे, आपके इस चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ, टेंशन मत लो। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। मैंने बताया ना दो टाइप के होते हैं मिक्सचर, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस का एग्जांपल बताओ, सर पानी में नमक मिला दो, सर पानी में चीनी मिला दो। जब आप अच्छे तरीके से मिलाते हो ना, तो आपको क्या दिखता है, जैसे पानी में आपने क्या मिलाया, नमक मिलाया, अच्छे तरीके से मिला दिया, तो जो नमक के पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने चिन्ने चिन्ने होते हैं, आपको दिखते नहीं। आप आंखों से दिखते हैं क्या आपको? नहीं दिखते। दूसरी बात, वो इतने अच्छे से घुल जाते हैं कि यहां का यहां का यहां का सब एक जैसा ही नजर आता है आपको। ठीक है, तो ये इस टाइप के मिक्सचर को बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर। इस होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? ट्रू सॉल्यूशन के नाम से, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, या सिंपल आप लोग बोल सकते हो सॉल्यूशन। जैसे पानी में आप लोगों ने थोड़ी सी चीनी डाली, अच्छे से घोल दिया, तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखते हो कि चाहे यहां का मिक्सचर देख लो, यहां का देख लो, यहां का देख लो, यहां का सब एक जैसा नजर आ रहा है, तो ये भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, या आप लोग इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसी को ही सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, या ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक चीज मुझे बताओ, आपके पास में कई ऑप्शन है, पानी में चिन्नू सा डाल दो नमक, या चिन्नू सा ज्यादा डाल दो, या चिन्नू सा और ज्यादा डाल दो। तो आपने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला, पानी में कितना नमक डाला, इसके कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना, कि 100 ग्राम में 1 ग्राम डाला या 2 ग्राम डाला, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं, कुछ भी डाल सकते हो। तो मुझे बताओगे तो सही ना कितना डाला। तो ये चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक टर्म है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। जैसे आपने बोला कि सर मैंने पानी में डाल दिया नमक, मैंने बोला इसका कंसंट्रेशन क्या है, आप लोग बोलोगे आई, कंसंट्रेशन क्या हो गया? बताऊं कैसे निकालते हैं, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, बताऊं। देखो दोस्तों, कंसंट्रेशन दो टाइप से निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दो टाइप से निकालते हैं। एक तो मास बाय मास परसेंटेज, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम पानी था, आपने उसमें डाल दिया 2 ग्राम नमक। तो मैंने आपको बोला कि चलो इसका कंसंट्रेशन बताओ। तो एक तरीका तो क्या है, कितना डाला नमक, 2 ग्राम डाला, कितने पानी में, 100 ग्राम में, 100 से गुना कर लो, ये 100 से 100 कटा, बचा कितना, 2, तो 2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है मास बाय वॉल्यूम। इसमें आप लोग क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन, जैसे मान लो आपके पास में पूरा जो सॉल्यूशन बना ना, पूरा सॉल्यूशन बना, जैसे मान लो 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम पानी में आपने मान लो 1 ग्राम वो डाला, तो ये था सॉल्वेंट, ये था सॉल्यूट। अब जो भी मिलके बना वो क्या क्या बोलोगे उसको, सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन मान लो दोस्तों आपके पास में कितना था, 100 ml या 110 ml, तो उसमें कितना आपका सॉल्यूट डाला था, 1 ग्राम डाला था ना। मतलब फॉर्मूले दोनों के अलग अलग है, आपसे कोई कंसंट्रेशन पूछे तो आप लोग दो तरीके से बता सकते हो, एक तो मास बाय मास और एक मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। होमोजीनियस क्या होता है तो अच्छे से समझ में आ गया, हेट्रोजीनियस भी मैंने थोड़ा सा समझाया। जैसे इसका फेमस एग्जांपल क्या है, पानी में आप लोग डाल दो मिट्टी, पानी में जब आप लोग मिट्टी डाल के अच्छे से घुमा दोगे, तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ वाला मिक्सचर, मतलब कुछ समय बाद में मिट्टी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ वाला मिक्सचर अलग नजर आएगा, यहाँ वाला मिक्सचर अलग नजर आएगा। तो इसको आप लोग बोलोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इस हेट्रोजेनियस मिक्सचर को भी आप लोग आगे दो पार्ट में बांट सकते हो, एक तो कोलोइड और एक सस्पेंशन। सर मैं कैसे पहचानूं कि ये वाला कोलोइड है या सस्पेंशन है? तो अभी कैसे पहचानोगे, जब मैंने बताया नहीं आपको, तभी तो पहचानोगे। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी। मैंने आपको बताया मिक्सचर तीन टाइप के, दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को आप ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हो, और हेट्रोजीनियस जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कोलोइडल और सस्पेंशन। तो कुल मिला के अगर मैं यहीं पर बता दूं इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो।
पानी में आपने नमक डाल के घोल दिया, पानी में आपने नमक डाल के घोल दिया, इस मिक्सचर को आप लोग क्या बोलोगे बताओ? होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि सभी जगह एक जैसा नजर आ रहा है, और इसे ही आप लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हो। पानी में जो नमक आपने डाला, क्या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि नमक वो सॉल्यूट आपको दिख रहा है कि नमक दिख रहा है कि अपनी आंखों से? नहीं। तो होता क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है ना, ये सॉल्यूट का साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज होता है वो क्या होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, बहुत छोटा होता है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर मतलब क्या, 0.00000 तो 3-6 सेंटीमीटर, ये इतना उसका डायमीटर, इतना मतलब अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। दोस्तों कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज और भी ज्यादा होता है, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो। जैसे मुझे बताओ, पानी में जब आप लोग मिट्टी डालते हो तो क्या मिट्टी दिख जाती है कि आपको अपनी आंखों से अच्छे से घोल दिया फिर भी मिट्टी दिख जाती है क्या? हाँ सर दिख जाती है। तो वो क्या है, सस्पेंशन है। वो कैसा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, वो सस्पेंशन है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस तो समझ में आया होगा। चलिए सर, और डिफरेंस बताओ। और डिफरेंस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। दोस्तों जब ये डस्ट पार्टिकल होते हैं तो आपको लाइट आती हुई दिखती है ना, या इसका उल्टा समझ लो कि सर लाइट आ रही है, इसलिए यहां पर जो डस्ट पार्टिकल है वो मैं देख पा रहा हूं। अगर लाइट नहीं आती तो यहां के डस्ट पार्टिकल मुझे दिखते ही नहीं। तो कुल मिला के आपको ये लाइट का रास्ता कैसे विजिबल है, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको कैसे विजिबल है? क्योंकि यहां पर सर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल है, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल है, जिसकी वजह से लाइट का रास्ता हम लोग देख पा रहे हैं। अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो ये रास्ता हमको नहीं दिखता, ये रास्ता हम लोगों को नहीं दिखता। जैसे एक काम करो, एक काम करो, एक ग्लास है, ग्लास में क्या है आपके पास में, आपने पानी, ग्लास के अंदर पानी लिया, पानी में क्या डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। एक काम करो दोस्तों, टॉर्च जला के देखो, टॉर्च जला के, ये लाइट का रास्ता होगा ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं, यहां से जाता हुआ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं, या है तो उनके इतनी कम है, इतनी कम है, मतलब ना के बराबर है। तो यहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं, तो आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा। यहां पर लाइट का रास्ता क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स हैं। तो दोस्तों ये लाइट का रास्ता आप लोग देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, लाइट को फैला रहे हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं, क्या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट की स्कैटरिंग कर पाएंगे क्या, या उसमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा क्या? आप लोग बोलोगे नहीं। मतलब आप लोग जब, मैं आपको शायद एक इमेज ही बताता हूं ना, परेशान क्यों रहे हो। देखो यहां पर, जैसे मान लो वाटर में आपने नमक डाल दिया, अब टॉर्च डालो, टॉर्च डालो, आपको यहाँ पर लाइट का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना, का साइज ही बिल्कुल चिन्नू सा है, दिख ही नहीं पा रहा। जबकि किसी कोलोइड में आप लोग डालो, रास्ता दिखेगा साफ, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। ठीक है, आ जाओ। तो आइए मैं तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूं, सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में। ठीक है, देखो सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस है, और ये कोलोइड हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस। बहुत बढ़िया। दोस्तों सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, नैनोमीटर बोल दो, या 10⁻⁹ मीटर बोल दो, या 10⁻⁷ सेंटीमीटर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, इसके कोलोइड के पार्टिकल्स बहुत छोटे भी नहीं होते, बहुत बड़े भी नहीं होते, सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आप लोग नेक्ड आई से, अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, आपको कोई स्पेशल लेंस वगैरह यूज करना पड़ेगा, तब तो देखेंगे। ठीक है, ये भी कोलोइड के पार्टिकल्स भी आप लोग नहीं देख सकते अपनी आंखों से, सस्पेंशन के पार्टिकल्स देख सकते हो। जैसे मिट्टी दिख जाती है ना, अपने पानी में मिट्टी, घोली मिट्टी दिख जाती है ना अपनी आंखों से। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन में जैसे मान लो पानी में आपने नमक डाला, अच्छे से आपने घोल दिया, घोल दिया, अब आप चम्मच हटा लो, तो ऐसा है क्या कि नमक के पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे? बताओ, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप लोग उसमें कुछ हलचल नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या?
सेम कहानी यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है, जैसे मिट्टी को आप अच्छे से घोल दिया एक बार, तो जैसे ही आपने चम्मच हटाई, कुछ देर के बारे में देखोगे मिट्टी के पार्टिकल धीरे 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 नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। ओके सर, और डिफरेंस बताओ। दोस्तों सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते, अभी मैंने आपको बताया, उसमें से लाइट जाती हुई दिखेगी नहीं। ठीक है, पार्टिकल्स, कोलोइड के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि लाइट को स्कैटर कर देंगे, सस्पेंशन के तो 100% कर देंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर में से डालोगे ना तो पार्टिकल्स भी उसमें से निकल जाएंगे, फिल्टर में रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो बात करें यहां पर, तो इसमें भी आप लोगों का फिल्टर पेपर में रुकेंगे नहीं पार्टिकल। इसको छानोगे ना मिट्टी वाले पानी को, मिट्टी रुक जाएगी फिल्टर पेपर से, इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। दो एग्जाम्पल तो मैंने बार बार इसको बता रहा हूं। कोलोइड के एग्जाम्पल क्या है, ब्लड भी एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर है, मैंने बताया। अब आप लोग बोलोगे सर मेरा दिमाग खराब कर दिया आपने, सर एक ग्लास है, मैंने कांच के ग्लास में दूध लिया, तो सर यहाँ का दूध, यहाँ का दूध, यहाँ का दूध, यहाँ का दूध एक जैसा ही नजर आता है मेरे को। दोस्तों आपको लगता है एक जैसा है, लेकिन जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो एक जैसा नहीं है। फैट प्रोटीन नीचे थोड़ा सा ज्यादा जमा हो जाता है, तो ये होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में भी कौन सा है, कोलोइड है। सिमिलरली दोस्तों मिल्क जो है, मिल्क भी बहुत चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड में प्रोटीन होते हैं। तो ये भी किस प्रकार का आप लोगों का मिक्सचर है, कोलोइड है, ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। पानी में आप लोग मिट्टी डाल दो, या पानी में आपने क्या डाल दिया, चौक का पाउडर डाल दिया, चौक जो स्कूल में यूज करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे पाउडर डाल के उसमें डाल दो, तो ये भी किस टाइप का मिक्सचर बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। अब एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, कोलोइड जो होता है ना, कोलोइड वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, मिल्क। मिल्क मिल्क किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ये सारे लिक्विड फॉर्म में होता है, सारे लिक्विड फॉर्म में होता है, सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऐसे थोड़ी कि दूध आपने पिया उसके अंदर का प्रोटीन आपके आके अटक गया, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, सीधा सीधा जाएगा आपके। तो होता क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक एग्जांपल बात करते हैं, जैसे आपने क्या, वाटर में आपने डाला दोस्तों चीनी, शुगर, तो चीनी किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, मेल्ट करी हुई तो डाली नहीं, बिल्कुल उसके क्रिस्टल डाले, सॉलिड स्टेट में डाला। पानी आपका लिक्विड स्टेट में था। ठीक है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना किसी मिक्सचर को बनाने की, कि लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड में गैस मिला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोलोइड भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, किस बेसिस पे आपने किस में क्या मिला है। तो दो है, एक तो डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस किसको बोल रहे हैं, जिसको मिला रहे हो, डिस्पर्जिंग मीडियम जिसमें मिला रहे हो। जैसे जब गैस में लिक्विड को मिलाओगे तो ये कौन सा कोलोइड बनेगा, लिक्विड एरोसोल बनेगा। अगर आप लोग गैस में सॉलिड मिलाओगे तो ये कौन सा कोलोइड बनेगा, सॉलिड एरोसोल बनेगा। ठीक है, अगर आप लिक्विड में गैस मिलाओगे तो ये कौन सा कोलोइड बनेगा, फोम बनेगा। अगर आप लिक्विड में लिक्विड मिलाओगे, जैसे मैंने भी आपको मिल्क में बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब आपस में लिक्विड स्टेट में तो मिले हुए हैं, लिक्विड लिक्विड में मिलाया आपने, तो जब लिक्विड लिक्विड में मिलता है तो ये जो बनता है आपका कोलोइड, उसको बोलता है इमल्शन। का फेमस एग्जांपल हो जाएगा आपका मिल्क। अगर लिक्विड में कोई सॉलिड आप लोग मिलाते हो तो ये जो कोलोइड बनता है उसको बोलते हैं सॉल। जैसे मड हो गया, मड वो नहीं होता कि जब बोरिंग वगैरह खुदती है, जब मिट्टी वाला वो आता है, मिट्टी से बाहर आती है, उसमें क्या है, पानी में बहुत सारी मिट्टी मिली हुई है, मिट्टी के पार्टिकल्स मिले हुए हैं सॉलिड स्टेट में। जब सॉलिड में आप लोग गैस मिलाओगे तो उसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। जब आप लोग सॉलिड में लिक्विड मिलाओगे तो इसको बोलोगे आप लोग जेल। ठीक है, जब आप लोग सॉलिड में सॉलिड मिलाओगे तो इसको बोलोगे आप लोग सॉलिड सॉल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ब्रास, किसी ने सुना है ब्रास, ब्रॉन्ज, पता है ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, दोनों सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड मिलाया है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए, तो आई होप आपको अलग अलग कोलोइड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि सर इस मिक्सचर, आपने बताया था मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आपने बताया था सर मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। झूठ मत बोलो सर, आपने बोला था पानी में नमक है, लो मैं सेपरेट कर देता हूं।
कंपाउंड में तो फिर भी, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अलग करना तो आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, लेकिन सर आपने बोला था मिक्सचर को तो आप लोग ऐसे अलग कर सकते हो। तो बताओ क्या क्या मेथड है। आइए सारे मेथड के बारे में बताता हूं दोस्तों। कुछ मेथड है, टोटल 8 मेथड है। एक है आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड, एक है डिस्टिलेशन मेथड, एक है क्रोमेटोग्राफी मेथड, एक है आपका इवेपरेशन मेथड, एक है आप लोगों का सब्लिमेशन मेथड, एक है आप लोगों का सेडिमेंटेशन डिसेंटेशन, एक है आप लोगों का फिल्ट्रेशन मेथड, एक है आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। बहुत सारे मेथड है हमारे पास में जिससे आप लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने पानी में चीनी मिला दी, तो कैसे अलग कर रहे उसे सब बताऊंगा तरीका। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, पानी में किसी ने पत्थर मिला दिए, तो कौन सा मेथड अपनाऊं पानी और पत्थर को अलग अलग करने के लिए। अरे सर सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, छान लो, पत्थर ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे आ जाएगा सर। तो ऐसे जैसे आपको ये तरीका सिंपल लगा, वैसे ही सारे तरीके सिंपल है। आइए एक एक मेथड के बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, टेंशन ना लो, आ जाओ। सबसे पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सर क्रिस्टलाइजेशन मेथड कब यूज करना है, कब यूज करना है? जिसके क्रिस्टल बन सके, जिसके क्रिस्टल बन सके, जिसके क्रिस्टल बन सके, जिसके क्रिस्टल बन सके। अभी क्रिस्टल होता क्या है? जैसे दोस्तों आपने शुगर देखी होगी अपने किचन में, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो क्रिस्टल ही तो बोल देंगे उसको, शाइनी से होता है ये बिल्कुल कांच के जैसे। सॉल्ट आप देखना, सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल क्रिस्टल ही तो होते हैं। तो जिनके क्रिस्टल बन सके वहां पर आप लोग मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। जैसे मुझे बताओ पानी में, पानी में नमक मिला हुआ है, नमक, सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या मैं यहां पर ये मेथड अप्लाई कर सकता हूं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नमक, ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन सकते हैं। तो अब क्या करना है, कुछ मत करो, एक कंटेनर लो, ठीक है, इसमें क्या है, आपने मिक्सचर डाल दिया, पानी में नमक अच्छे से घुला हुआ है, ठीक है। अब क्या करिए आप, इसमें एक धागा लगा दीजिए, धागा, धागा लगा दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, सॉल्यूशन को गर्म करिए, गर्म करिए, गर्म करिए, गर्म करिए, 1-2 घंटे गर्म करिए, और गर्म करके आप लोग छोड़ दो, छोड़ दो। अब इसको ठंडा होने दो 6-7 घंटे या 8, आप तो अगले दिन उठाओ। अगले दिन जब आप लोग इस धागे को बाहर निकालोगे ना, तो आप देखोगे इस धागे पे छोटे छोटे नमक के क्रिस्टल जमा हो गए, सारी इसके चारों ओर क्रिस्टल जमा हो गए। तो इसको जैसे धागे को बाहर करोगे सारा नमक बाहर आ जाएगा, इसमें सिंपल पानी रह जाएगा। तो अगर किसी पानी में कॉपर सल्फेट मिला हुआ है तब भी आप लोग इस मेथड से अलग कर सकते हो, क्योंकि कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल बन जाते हैं। अगर पानी में जिप्सम मिला हो तब भी आप लोग अलग कर सकते हो, क्योंकि जिप्सम के भी क्रिस्टल बन जाते हैं। अगर पानी में वॉशिंग सोडा मिला हो तब भी आप लोग अलग कर सकते हो, क्योंकि इसके भी क्रिस्टल बन जाते हैं। पहला मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले ये तो वही है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों डिस्टिलेशन मेथड। सर ये डिस्टिलेशन मेथड हम लोग कब यूज करेंगे? जब कोई दो लिक्विड मिले हो ना, और उन दोनों लिक्विड को अलग करना हो, तब आप लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। बेसिकली दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मेथड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सर और कंडीशन बताइए। अगर दोस्तों कंडीशन ये है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। जैसे समझो मैंने, आपने बोला कि सर मैंने एसीटोन में वाटर को मिला दिया, अब सर अलग करके बताओ, वाटर को अलग, एसीटोन को अलग, ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है। तो एसीटोन जो है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो एसीटोन और वाटर को अलग करिए। दोस्तों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना शुरू हो जाता है। एसीटोन का कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। क्या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है कि दोनों के? हाँ सर। तो मैं डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकता हूं। दोस्तों डिस्टिलेशन मेथड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड।
सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कब यूज करोगे? जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज्यादा हो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया, तो 25 से ज्यादा है ना, तो आप लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हो। सर क्या होता है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड में? ये देखो, ये पूरा का पूरा सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का ही पूरा का पूरा प्रोसीजर है। क्या होता है सर इसमें बताओ? देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक जार होता है, जार। इसमें आपने क्या डाल दिया? मिक्सचर डाल दिया। किसका? जिसको आपको अलग करना है। अभी किसको अलग करना है? एसीटोन को और वाटर को अलग करना है। नीचे से आप लोग गर्म करिए। इस मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले मान लो 20 था, 20 से 21, 22, 28, 30, 32, 40, 50, 55, 56 होते ही क्या होगा? जो एसीटोन है ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होना, वाटर को कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री पे बॉयल होगा, एसीटोन बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब बॉयल होता है तो उसकी क्या बनती है? गैस बनती है ना। तो एसीटोन आपका गैस बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, गैस बन के, गैस बन के। ये गैस दोस्तों यहां पर जाएगी, एसीटोन की यहां पर जाएगी। वाटर आपका इधर ही है। अब दोस्तों एसीटोन के चारों ओर देखो, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, इसके चारों ऐसे क्या ट्यूब होती है, ट्यूब होती है, जिसमें जो ठंडा पानी हम लोग पास करेंगे। तो ठंडा पानी जब आप लोग पास करोगे ना, तो एसीटोन भी ठंडा होगा। तो जो गैस जब कोई ठंडा होती है, लिक्विड स्टेट में आती है ना, तो ये एसीटोन आप लोगों का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर यहां पर जमा हो जाएगा। तो सारा एसीटोन आपका इधर आ गया, वाटर आपका इधर रह गया। तो आपने दोनों को सेपरेट कर दिया ना, कर दिया ना। तो ये था डिस्टिलेशन मेथड। सर अगर कोई दो लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा ना हो, या बहुत कम डिफरेंस हो, 1-2 डिग्री सेल्सियस का ही हो या 10 डिग्री सेल्सियस का ही हो, तो सिंपल डिस्टिलेशन तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बोला है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करने के लिए उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर उसमें आप लोग क्या यूज करोगे? उसमें यूज करोगे आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर अब इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं, एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर आपने एक अलग से एक कॉलम लगा दिया जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सर इसमें क्या है? इसमें आप लोग देख पा रहे हो मोतियों जैसी, डायमंड जैसे स्ट्रक्चर है। इससे क्या फायदा होगा सर? जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले उड़ेगा, ऊपर जाएगा। तो ये आपने देखो, ये आपने छोटे 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 ये क्यों लगाए हैं? बीच में हीरे, हीरे समझो इसको भी, जिससे ये वेपर जब जाए ना, ये ज्यादा कांटेक्ट में, इन बॉल्स के ज्यादा कांटेक्ट में आए, ज्यादा कांटेक्ट में आए, जिससे जल्दी कूल हो, जल्दी से लिक्विड बन जाए। क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है इतना, क्योंकि जो भी वेपर बना उसको तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमको। क्योंकि ज्यादा गर्म करेंगे तो जो दूसरा वाला लिक्विड है ना वो भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहां पर एक कुछ अलग से स्ट्रक्चर बनाया, जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे वेपर जब कांटेक्ट में आएगी जल्दी ठंडी होगी। बस ये छोटा सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। आ जाओ, नेक्स्ट मेथड है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है? ये कलर्स को अलग करने के लिए होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए ब्लैक इंक से आप लोग लिख रहे हैं या ब्लू इंक वाले पेन से लिख रहे हैं, आपको लग रहा है वो ब्लू इंक जो है ना वो केवल ब्लू कलर से बनी हुई है। नहीं दोस्तों, वो भी बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है। तो सर उन कलर को अलग करके बताओ। उसके लिए मेथड आप लोग यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्या करेंगे? एक आप लोग व्हाइट पेपर लेंगे, उसमें आप लोग क्या करो, एक पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे, और वहां पर फिर जो आपका इंक है ना, जैसे मान लो ब्लू इंक का पेन है ना, अब तो उससे एक डॉट बना दो, बड़ा सा डॉट बना दो। ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है? दोस्तों इस पेपर को अंदर लेकर आओ। कहां तक लेकर आओगे? जिससे पानी यहां तक आ जाएगा। थोड़ी देर रखो तो आप लोग देखते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 3 कलर से मिलकर बना हुआ है। जस्ट एक एग्जांपल मान लो, रेड, ग्रीन, ब्लैक। तो आप देखोगे रेड कलर थोड़ा अलग हो जाएगा, ग्रीन अलग हो जाएगा, ब्लैक अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? दिखाओ। देखो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ना, ये 3 कलर से मिलकर बना हुआ है, ये 4 कलर से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों हर कलर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि जब आपने इसको वाटर में रखा ना, डायग्राम तो दिखाऊं, देखो जब आपने वाटर में रखा ना, वाटर में रखा, वाटर में रखा, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो। जैसे मान लो आपने कुछ इंक से करा था ना, तो देखो इससे, जैसे मान लो रेड कलर, ये ब्लैक कलर की थी, बट आप देख रहे हो इससे देखो कौन सा कलर निकल रहा है, ब्लैक भी निकल रहा है, ब्लू भी निकल रहा है, देख रहे हो आप लोग, ब्लू भी निकल रहा है, पर्पल भी निकल रहा है।
तो कोई भी आपके जो इंक होती है ना वो एक कलर से मिलके नहीं बनी होती, अलग कलर से मिलके बनी होती है। तो उन कलर्स को अलग करने के लिए आप लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हो। नेक्स्ट है इवेपरेशन। इवेपरेशन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो सॉल्ट वाटर है, समुद्र का पानी लेकर आया, आपको पता है बहुत खारा होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बोल रहा हूं इसमें से सॉल्ट अलग करो, क्या करोगे? कुछ मत करो, इस पानी को उबालो, पानी को उबालो। अरे आपके पास में ये सॉल्ट वाटर है, इसके अंदर क्या करना है? पानी को उबालो। इससे क्या होगा? जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ना, तो वाटर तो बॉईल होकर उड़ना स्टार्ट कर देगा, वाटर निकल जाएगा, उसका जो भी नमक है ना सारा का सारा इधर रह जाएगा। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है ना? आ जाओ। नेक्स्ट है सब्लिमेशन मेथड। अब सर ये क्या हो गया? क्या आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देखा था क्या? बिल्कुल सर। कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास में नमक है, नमक में किसी ने कपूर की कुछ गोलियां मिला दी है, कपूर का चूरा मिला दिया। अब कैसे अलग करोगे? सर मैं तो गर्म करूंगा। मैं बोल रहा हूं यार गर्म मत करो, दिक्कत हो जाएगी। सर क्या दिक्कत हो जाएगी? ये नमक और कपूर दोनों मेल्ट होके इधर इधर ही रह जाएंगे, फिर भी तो मिक्स रहेंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं सर, जब मैं गर्म करूंगा ना, जो कपूर है ना, कपूर वो सीधा गैस बन के उड़ जाएगा, वो लिक्विड में आएगा ही नहीं, सीधे गैस बन के उड़ जाएगा। और जो गैस बनी ना फिर उसको मैं ठंडा कर लूंगा। ठीक है? तो इस सब्लिमेशन मेथड से भी आप लोग अलग कर सकते हो। आ जाओ। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन क्या है दोस्तों? आपके पास में कोई दो लिक्विड जो मिक्स ना होते हो, जैसे ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, तो इसमें क्या करोगे? ऑयल को अलग ऊपर ऊपर से, भाई आपके पास में ग्लास है जिसके अंदर ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो आपको पता है ऑयल जो होता है इसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा। ऐसे निकाल लो, तो जैसे आप निकालोगे ऑयल ऑयल पहले निकल जाएगा, वाटर लग रह जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड, इसी को बोलते हैं डिसेंटेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिल्ट्रेशन। क्या है? कोई मिक्सचर है, उसको आप लोग एक फिल्टर पेपर से बाहर निकाल दो, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे, बाकी का पानी नीचे आ जाएगा। ये मेथड कब अपनाएंगे? जब इसमें जो पार्टिकल का साइज ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूज मेथड। दोस्तों सेंट्रीफ्यूज मेथड क्या होता है समझिए। और भाई साहब क्या कर दिया? दोस्तों कभी आपने अपना ब्लड का टेस्ट करवाया क्या? आप तो बस खून दे के आ जाते हो। वो क्या करते हैं? खून को रखते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, निकाल लेते हैं ऐसे, और उनके पास मशीन होती है। उस मशीन में जैसे आपका ब्लड वाली ट्यूब, आपके ब्लड की ट्यूब लगा दी और वो भी सबकी भी ब्लड की ट्यूब लगा दी, तो घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं। तो देखते हैं प्लाज्मा जो होता है ना, आपके ब्लड का प्लाज्मा ऊपर चला जाता है, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो नीचे आ जाती है। देख रहे हो? तो ब्लड के भी कंपोनेंट को आपने अलग अलग सेपरेट कर दिया। सर ये कैसे हुआ? देखो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक धागा है, धागे से आपने क्या बांध रखा है? एक पत्थर बांध रखा है। जब आप लोग ऐसे घुमाते हो और मान लो रस्सी टूट जाए, तो ये स्टोन कहां पर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा ना। इसका मतलब सर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है। तो जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम लोग बहुत तेज घुमाएंगे, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। जरा डिटेल में नहीं जाना, बस ये देखना है जिसका मास ज्यादा होता है ना, तो भारी चीज होती है उस पर फोर्स ज्यादा लगता है, तो वो तो चला जाएगा। जब इसको घुमाएंगे ना, तो जो भी आप लोगों की भारी चीज हो जाएगी ना, वो तो इधर सरकमफ्रेंस पे आ जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। हल्की वाली चीज आपके यहां पर आ जाएगी, और जैसे फिर रोकोगे ना, तो भारी वाली चीज तुरंत नीचे बैठ जाएगी, हल्की वाली सारी ऊपर आ जाएगी। जैसे दूध से आप लोगों को वो अलग करना है, मक्खन अलग करना है, उसको तेज ऐसे घुमाते हैं ना, और जैसे छोड़ते हैं ना, तो दूध तो आ जाता है नीचे, मक्खन आ जाता है आपका ऊपर। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही तो है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 1 मैंने पहले डाल दिया था, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 भी करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।